बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। चार खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, हुकूमत वक्त अब पीछे क्यों हटी, नंबर्स गेम से यह मामला किस तरह बढ़ गया है और क्या क्या आईनी तरामीम के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मामला को ले जाने समेत दीगर ऐसे कौन से अमूर थे जिसमें वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी की पूरी पार्लियामेंट रंगे हाथों पकड़ी गई है। व्यूअर्स, कौन सी जमात क्या पैगाम दे रही है ठीक 12 घंटे बाद जब पार्लियामेंट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। मौलाना और इस वक्त बिलावल के दरमियान किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएअमल क्या होगा, और फिर इमरान खान का जेल से पहला रद्द-ए-अमल क्या आया इन आईनी तरामीम को लेकर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आईनी तरामीम के मुसवदे में ऐसा क्या है जिसके ऊपर फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर पहले ही इनके साथ नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी हाथ अपने खड़े कर दिए। खबर व्यूअर्स ये है कि 54 तजावीज इसमें शामिल की गई, जिनमें जजों के हवाले से इंतहाई अहम तजावीज और आर्मी एक्ट का आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ और 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला असम्बली रुकनियत खो देगा, मगर इसका वोट शुमार किया जाएगा। यानी जाते जाते वो शहीद तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी शहादत और उसके मकसद को मुकद्दम समझा जाएगा और बाद में उसे हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने से मुतल्लिक तरमीम की तजवीज़, यानी अगर किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई गई तो इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि आईनी अदालत करेगी। यानी जज अगर हुकूमत के होंगे तो फिर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। 5 जजेस आपके अपने घर के, चाहे वो जाती उमरा से हों या फिर बिलावल हाउस से, उन्हें सिर्फ हुक्म आना है और उन्होंने उस हुक्म के आगे सर खम कर देना है। तीसरी चीज, आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजों की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम करने की तजवीज़ शामिल की गई। वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश करेगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। ताहम वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर करेंगे, जबकि सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकर्री चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जजों की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली इस कमेटी के मेंबरान का तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से इंतखाब करेंगे। ये कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज पहले अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि काजी साहब की जो रिटायरमेंट से पहले जो उमरता मंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले काजी साहब का जो नोटिफिकेशन था वो तकरीबन 2.5-3 माह पहले कर दिया गया, लेकिन यहां पर अब 7 दिन का वक्त जो है वो दिया जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की हद उम्र जो है वो 68 साल होगी, 68 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सू मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़ है, क्योंकि इनको ख़तरा ये था कि जज अगर अपनी मर्जी से करेगा तब भी, अगर इनकी मर्जी का जज नहीं होगा तब भी प्रॉब्लम है, और अगर कमेटी में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अगर बैठे हुए हैं तो तब भी ये प्रॉब्लम है। लिहाजा इस चीज़ को भी तस्लीम किसी तरह भी नहीं किया जाएगा और इस तजवीज़ को भी बाकायदा तौर पर इसमें शामिल किया गया। फिर व्यूअर्स, जो 5वीं आईनी तरमीम जिसका जिक्र जो किया जा रहा है, बिल में यह भी तजवीज़ शामिल की गई कि किसी भी जज का ओहदा खाली होने की सूरत में सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी रिटायर्ड जज को भी आईनी अदालत का जज तैनात कर सके। यानी एक परमानेंट फीचर होगा, एक परमानेंट ठीला ये बनाने जा रहे हैं, एक ऐसी हट्टी जहां से सिर्फ VVIPs हुकूमत के लोगों को इंसाफ जो है वो दिया जाएगा। जो इसमें 6th पॉइंट है कि इसके अलावा हाई कोर्ट्स के जजों की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। यानी जस्टिस जहांगीर आपको पसंद नहीं है तब तब्दील कर दो। बाबर सत्तार बहुत बोलता है यार, इसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, इसे भी तब्दील करो, उठाकर फेंको बलूचिस्तान में। और फिर इसी तरह हर अदालत के जज के साथ यही सलूक जो है वो किया जाएगा। सर्विसेज चीफ की तकर्री और एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में की गई तरामीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और इस मुतलका कानून में तरमीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक आइन में तरमीम ना कर ली जाए। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक भी तरमीम शामिल है और
आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद भी ओहदे पर उस वक्त तक काम जारी रख सकता है जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर की तैनाती नहीं कर दी जाती। ये आपकी मर्जी है ना कि अगर सिकंदर सुल्तान की उम्र पूरी हो गई और उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, जब तक आपकी हुकूमत चलेगी वो भी चलेंगे और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनकर वही सलूक करेंगे जो इन्होंने पिछले 3 वर्षों से इस मुल्क के अंदर इस जमात के साथ किया, तहरीक इंसाफ के साथ किया। अब आपको पता है एक और वारदात क्या डाली गई है, मैं साथ साथ खबरें भी आपको देता चलूं। अब से कुछ ही देर पहले कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है तहरीक इंसाफ के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे समाअत हो रही है 18 सितंबर को। क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती एलामिया के अंदर ये लिखा था कि आप अपने खुद फैसले में कह चुके हैं कि वो चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, तो लिहाजा आप अब अपने फैसले से और आप अपनी गुफ्तगू से पीछे नहीं हट सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, 18 को इजलास बुलाया जाए और हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले की दलील मौजूद होगी कि सरकार इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हो गए, उसका फैसला भी हो गया और हमने इनको मानने से इनकार कर दिया। तो अब ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। यानी इस मुल्क के अंदर ये वो तरीक़ेकार हैं जिससे आप निज़ाम को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं। व्यूअर्स, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मैं घंटों जो है सिकंदर सुल्तान राजा की बेहिसी और इस निज़ाम की बेहिसी के खिलाफ बोल सकता हूं, लेकिन जो अगला नुकता बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर पहले से तैनात रहे हों उनको कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद के जरिए दोबारा 3 साल के लिए तैनात किया जा सकता है। आईनी तरमीम बिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तकर्री के लिए कायम कमीशन में अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ इस्लामाबाद बार का नुमाइंदा और एक वफाकी वजीर भी शामिल होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज कमीशन का हिस्सा हैं। ठीक होगा, यहां पर भी वो चाहते हैं कि इनकी मर्जी का कोई बंदा आ जाए ताकि इमरान खान को इन्होंने बाहर किसी तरह भी नहीं आने देना। और 11वां नुकता यह था कि आईनी तरमीम के जरिए 4th शेड्यूल में तरमीम करके कंटोनमेंट एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को टैक्सेस, टोल्स या दीगर सर्विसेज के चार्जेस लगाने का भी इख्तियार देने की तजवीज़ दी गई। मुजवजा तरमीम के मुताबिक जजेस की तकर्री के लिए कायम की गई पार्लिमानी कमेटी पर आइन के आर्टिकल 68 का इतलाक नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 68 के मुताबिक जजेस के कंडक्ट पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, यानी अमलन आर्टिकल 68 को आइन से निकालने की भी तजवीज़ दी गई। आइनी तरमीमी मुसवदे के मुताबिक मिसिंग पर्सनस के अहले खाना किसी अदालत या कमेटी में जाकर फरियाद करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। यानी अगर खुफिया इदारे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी बंदे को उठाते हैं तो हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकेगा। आज आपको पता लग गया कि मुल्क के अंदर ये तरामीम का खेल किसने खेला और इन तरामीम की आड़ में पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है। खुदा के लिए अभी भी जाग जाओ कि तमाम जो इस वक्त हथियार बनकर पार्लियामेंट में किसी और का जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के लिए आंखें खोलें और देखें कि इस मुल्क में आइन रीराइट किया जा रहा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो बाजू हैं उन्हें मजबूत करने की ये तैयारी थी। आप ये बार बार ये कहते हैं ना कि पार्लियामान के अंदर यार इतने ये भीस लोग हैं कि इनको यही मालूम नहीं था कि इस मुसवदे में क्या है। कुछ लोगों को ये मालूम था, बाकी लोगों को आपने भेड़ बकरियों की तरह कमरों में बंद किया और पार्लियामेंट जिसे आपने एक अखाड़े और बाड़े में कन्वर्ट कर दिया जहां पे आप इन्हें लाएंगे और फिर उसके बाद आप हांकेंगे अपनी मर्जी से और मर्जी का कानून बनवाएंगे। तरामीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये जो मामला है अब जी मुलतवी हो गया है। तरामीम का मुसवदा लीक होने के बाद मौलाना की तरफ से सख्त रद्दअमल का सामना हो सकता है और उन्होंने रद्दअमल दिया भी और नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की नाअहली पर नाराजगी का इजहार करते हैं और इसलिए सेनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। मौलाना के साथ जी क्या मुआहिदा हुआ और क्या बातचीत चल रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मौलाना के कहने पर मुसवदे में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। बिलावल भुट्टो की कोशिशों से यह मामला तय पाया कि आर्टिकल 51 और जो 200 है मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक तरामीम वापस ली गई। जजेस की मुद्दत मुलाजमत जो 68 साल तक बढ़ाने की शिक ये भी वापस ली गई। अब इसमें ना एक सवाल मेरा बहुत ही अहम इसलिए भी है ये क्योंकि ये हर पाकिस्तानी का सवाल है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला और मिसिंग पर्सन्स वाला मामला ये किसने आपको बाकायदा तौर पे कहा कि आप जाकर
इसके ऊपर कानून नया लेकर आएं, तरमीम करें। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो कहा गया होगा, किसी ने इनसे सवाल नहीं किया कि मिसिंग पर्सन्स हो या दीगर मामलात हों, आप उनको पाकिस्तान की किसी अदालत में लेकर नहीं जा सकते। जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली गई और मौलाना और हुकूमत में आईनी अदालत के क्याम पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में आर्टिकल 63A में तरमीम पर इत्तफाक हुआ, जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार तस्वर होगा। यानी आपने किसी को पैसे दिए, उसे कहा कि जाओ भाई खुदकुश हमलावर बनकर वोट डालो और उसके बाद पार्लियामेंट और हमारी बका के लिए और हमारे ऊपर कुर्बान हो जाओ। तो इस तरह से उस वोट को इस्तेमाल किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद मुसावी होगी। कमेटी में इत्तफाक ना होने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर का इख्तियार भी ख़त्म करने पर इत्तफाक किया गया। इरफान सदीकी साहब क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गए और पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं है। हमारे नंबर्स पूरे हैं और अगर तरामीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला उनकी तरफ से आया कि गुज़श्ता चंद रोज़ से आईनी तरामीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश कर रहा था। ये ड्राफ्ट हुकूमती दानिश्त में पार्लिमानी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने की कोशिश थी। ये हमारा हक है जो आइन हमें देता है। जो तजावीज़ आपके सामने रखी उनमें से कौन सी शिक ऐसी है जो हुकूमती इत्तेहाद की हिफाजत करती हो। इसमें सिर्फ इदारे की इज्जत को यकीनी बनाया गया है कि इसको फाइनल शक्ल नहीं दी गई। आईनी अदालत अदलिया की मलकियत रहेगी। पार्लियामेंट का किरदार रबड़ स्टैम्प का नहीं होना चाहिए। और इन्होंने एक जो जुमला कहा बहुत ही दिलचस्प था और उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि हम केसेस को ख़त्म करें। अच्छा, इन्होंने पूरी बात नहीं की। ये कहते हैं कि 60,000 केसेस को ख़त्म करें। इन 60,000 केसेस में ना इनके भी केसेस हैं और इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है और इन्होंने उन केसेस के साथ साथ उन अदालतों को भी ख़त्म कर देना है जहां से पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिलने की, जमहूरियत के के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ फैसले जहां से आने की तवक्को है, ये सब कुछ बिल्डोज करना चाहते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। काबीना में मामला आता है, इसके बाद काबीना की खुसूसी कमेटी इसको जांचती है। काबीना और खुसूसी कमेटी के बाद पार्लियामेंट में बिल आता है। मुल्क की समत चीफ जस्टिस नहीं पार्लियामेंट मुतय्यन करती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुतय्यन कर रही है। आपने पार्लियामेंट का नाम सिर्फ इस्तेमाल किया और हैरानगी की बात यह है कि ऐसे बिल जो हुकूमत लाना चाहती है इसके ऊपर ऐवान के अंदर बहस क्यों नहीं की जाती और लोग क्यों इसके ऊपर बात नहीं करते। असद कैसर साहब ने वज़ीर कानून के हवाले से क्या कहा, वो ये कहते हैं कि वज़ीर कानून खुद फरमा रहे थे कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर वज़ीर कानून को पता नहीं फिर ये ड्राफ्ट कहाँ से आया। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। उनके पास तरामीम का सारा मुसवदा मौजूद था। मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट को मजाक बनाने की कोशिश की गई और इस मजाक के हवाले से जो एक जुमला फैसल वाडा ने कहा, क्योंकि फैसल वाडा जिनकी बाकायदा तौर पे एक तरह से तरफदारी करते हैं या नुमाइंदगी करते हैं या उनके माउथ पीस हैं, वो क्या कहते हैं, वो बाहर आ रहे थे पार्लियामेंट से और फिर फैसल वाडा से जब सवाल किया गया कि सर ये क्या हुआ, 2 दिन से आप कोशिशें कर रहे थे लेकिन हुकूमती अरकान इसे कामयाब नहीं बना सके, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप ये बात जो है हुकूमती अरकान से पूछें। अभी बाहर निकलेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो छुप कर निकलें तो तब भी आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने अब तक क्या किया। फिर उनसे ये भी पूछिएगा कि 2 दिन हलचल रही, हुकूमत क्यों नाकाम हुई। फैसल वाडा ने इसका भी जवाब दिया कि आप नाअहल और नकम्मों से क्या तवक्को कर सकते हैं, उनसे यही तवक्को की जा सकती है। तो फैसल वाडा अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये तरामीम पार्लियामेंट के फ्लोर से इन्हें अप्रूव जो है वो नहीं करवाया जा सका। व्यूअर्स, सबसे अहम चीज़ आज जो हुई है पाकिस्तान में वकला का रद्दअमल था और हामिद खान साहब और उनके साथ वकला की बड़ी तादाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर मीडिया से इंटरेक्शन किया और अदलिया की आज़ादी के हवाले से कुछ उन्होंने बातें कही हैं। हामिद खान साहब भी कहते हैं कि आईनी पैकेज लाने का माहौल इस वक्त मौजूद नहीं है और ना वक्त है।
आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये फॉर्म 47 के एमएनएस हैं, उन्हें जब मर्जी घेर कर आप जो मर्जी करवा लें। यही होता है ना कि जब आप किसी मुजरिम को जेल तोड़कर बाहर निकालें और कागजों में सिर्फ आप ये दर्ज कर दें कि जनाब वो जेल के अंदर है, फिर आप उससे जो मर्जी करवाएं, आप वो उस निकलवाने वाले के रहमो करम पर होता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत का भी यही हाल है। वकला इस तरमीमी बिल को पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई, इसी तरह उनके खिलाफ भी हम तहरीक चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना है तो पहले हम वकला की लाशों पर से आपको गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज वकला बरादरी करने जा रही है और अब आप हर जुमे को और वकला बार्स को सरगर्म देखेंगे, क्योंकि व्यूअर्स मुल्क के अंदर अगर एक पैरेलल निज़ाम यानी आइन जिस तरह से आप कंट्रोल करना चाहते हैं और आइनी पिटीशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप एक नई अदालत लाएंगे तो इसके ऊपर ज़रूर जो है वह सवालात उठाए जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ही आइनी अदालत है, कोई मतवाजी अदालत नहीं बनाई जा सकती। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस की तब्दीली के तरीक़ेकार को तब्दील करने को भी हम नहीं मानते। आज ही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस हम नहीं मानेंगे। इमरान खान का आईनी तरमीम पर जो रद्द-ए-अमल आया व्यूअर्स मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन जो सबसे अहम जुमला आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर ने कहा कि ये क्यों समझा जा रहा है कि जज हमारे फायदे में नहीं और वो जज हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये बात जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ना, चाहे वो ताकतें हों या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन्होंने हमेशा अपना आर्मी चीफ लगाया, इन्होंने अपना चीफ जस्टिस लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद ये वो उनसे मकासद हासिल नहीं कर सके। अगर आप जस्टिस मंसूर की जगह जस्टिस अमीन को लगा दें या किसी और को नीचे से लाकर लगा दें तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इनके मकासद पूरे करेगा, और कल वो भी इनके खिलाफ हो गया तो आपने पूरे निज़ाम को सिर्फ अपनी मंशा के तहत चलाने के लिए सब कुछ किया, तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। व्यूअर्स नवीद कमर तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो हामिद खान साहब ने आज बातें कही हैं, हुकूमत को इसे संजीदा लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका कि पीसीओ के तहत जजेस ने हल्फ उठाया। इस मुल्क के अंदर 60 जजेस को घर भेजा गया, फिर उनकी रेस्टोरेशन का मामला शुरू होता है। जस्ट इमेजिन करें कि अगर ऊपर जजेस ने काम करना छोड़ दिया, हाई कोर्ट से इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ, तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी पीछे हटना पड़ेगा। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर अब वकला एक तहरीक चलने वाली है और इसका बाकायदा तौर पे ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ये तहरीक अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह कल कहा गया कि मुनीर मलिक की तकरीर को इन्हें टेलीविजन चैनल्स पर ना दिखाया जाए, लेकिन क्या ये बातें रुकेंगी? कभी नहीं रुकेंगी। लोगों ने, वकला बरादरी ने हमेशा आइन और कानून की बात की और जिस बड़े लेवल पर वो खड़े हुए, मैंने उस मोमेंट को खुद देखा। आप उन्हें एक आमिर नहीं रोक सका जी। मुशर्रफ साहब की बड़ी कोशिश थी, पुलिस को इस्तेमाल किया, न जाने किस किस को इस्तेमाल किया, नहीं रोक सके, तो आज कैसे आप रोक सकेंगे। और हुकूमत के लिए अभी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन बनती जा रही है। खान साहब ने इन तमाम तरमीम के ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया। मैं खान साहब की गुफ्तगू से हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, लेकिन आपको ये नक्शा आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था कि ये तरमीम असल में हैं क्या और किस तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जेल में रद्द-ए-अमल देते हुए खान साहब ये कहते हैं कि इन तमाम तरमीम को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा जुल्म मुल्क पे और क्या होगा। नैब तरमीम में उन्होंने अपने अरबों रुपए माफ़ करवाकर अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये सब कुछ मुल्की मफाद के खिलाफ हो रहा है। जजिस को धमकियाँ, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। इशराफिया का इंटरेस्ट और मुल्की मफाद आपस में मुतजाद है। आवाम को अपने हकूक और अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं जजिस और सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। ये काजी फैज़ ईसा को दोबारा लाकर अदलिया को तबाह करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि हम इसके खिलाफ खामोश रहेंगे, हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। लाहौर में 21 तारीख को पुरअमन जलसा और तारीखी एहतजाज करेंगे। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। खान साहब, आपके
जहां पे आप 21 सितंबर के जलसे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट बार के साथ खड़ा होना चाहिए और जब वकला अपनी इस तहरीक का ऐलान करें तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पहुंचना चाहिए और बाकायदा तौर पर खिताब करें और जस्टिस मंसूर के नोटिफिकेशन के लिए आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। फिर जो अगली खबर है, यह भी मैं आपको बता दूं कि तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का अमला भी लड़ पड़ा है। अब ये दोनों खबरें क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। दरखास्त जो दायर की गई आबिद जुबैरी, शफकत महमूद और शहाब, जो इसके अलावा इश्तियाक अहमद खान हैं, मुनीर काकड़ और दीगर की जानिब से दरखास्त दायर की गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दिया जाए, आइनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए, वफाकी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए। दरखास्त में वफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो लड़ाई वाला मामला है, ये भी मैं आपको बता देता हूं जी कि डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जारी नोट में लिखा गया कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने खत 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा और इसमें कहा कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी नहीं की। मुतलका अफ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे जो है वो मौसूल हुई, जिसके बाद इसे जो है वो लगाया गया। अब विर्ज ये जो मामला है ना खान साहब का फौजी ट्रायल, इसके ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस मामले को निपटा दी है और उन्होंने कहा कि जब दरखास्त आएगी तो हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम आपके इस फैसले को देखें या इसके ऊपर कोई फैसला दिया जाए। और सियासतदानों और फौजी अफसरान के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज़ अभी हमारे पास नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है? आपकी दरख्वास्त पर मैंने नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया था। अगर जवाब आता कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। हम आज एक अलग दौर में से गुजर रहे हैं। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हदूद को भी समझें। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वजारत दिफा के नुमाइंदे से पूछा कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का तरीकाकार क्या है? आप मुझे इस हवाले से तरीकाकार फराहम कर दें। अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने इस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस हवाले से हमारा बड़ा साफ सुथरा तरीकाकार है, ये भी कानून शहादत पर चलते हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैकोनियन करार दिया, लेकिन इसमें भी तरीकाकार मौजूद है। तरीकाकार ये है कि पहले सवाल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी। ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देके भेजा जा सकता है। अदालत ने जी इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया है, जिस पर वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया और केस की समाअत आइंदा मंगल के लिए मुलतवी कर दी गई है। व्यूअर्स, ये वो मामला थे जिसमें इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाकर अगर तरमीम हो जाती कि आप उस केस को किसी भी दूसरी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते और ऐन मुमकिन था कि इमरान खान को मिसिंग पर्सन बना दिया जाता, तो फिर क्या होता? फिर वो जो दरख्वास्त है वो ऑब्वियसली किसी भी अदालत में ना लगती और फिर ये भी हो सकता था ना कि खान साहब की जो अपीलें हैं जब वो चलती हैं और तरमीम करके ये कहा जाता कि क्योंकि ये फैसला मिलिट्री कोर्ट का है, हम इस केस को किसी और पाकिस्तान की अदालत में नहीं ले जा सकते, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो खान साहब की अपील नहीं हो सकती। अब ये मिसिंग पर्सन वाली बात जो है, इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान को ये मिसिंग पर्सन बनाए, लेकिन जो लीडर लोगों के दिलों में रहता हो और अवाम उसके नाम पर पाकिस्तान में किसी को भी वोट दे दे उसके नाम पर, तो जस्ट इमेजिन करें जब खुद आ जाएगा तो इनके साथ क्या सलूक जो पाकिस्तान की अवाम करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।